गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था द्वारा लेखा प्रणाली, लेखांकन की सैद्धांतिक द्वारा लेखा प्रणाली। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, प्रत्येक पक्ष के दो पहलू होते हैं, एक लेना तो एक प्राप्त करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार आज हम आपको बताएंगे द्वारा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, सिद्धांत, लाभ, महत्व और दोष, और खाते कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आज आप इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले करते हैं कि व्यवसाय के लेन देनों को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रूप से लिखने के लिए प्रत्येक व्यवसाय कोई ना कोई प्रणाली अवश्य अपनाता है। अब वैज्ञानिक क्यों कहा है? क्योंकि यह कार्य लगातार चलता रहता है। वैज्ञानिक जो है नियम, किसी भी कार्य को समय से नियम से करना पड़ता है और रेगुलर। ठीक उसी प्रकार खातों को भी नियमबद्ध तरीके से रेगुलर लिखना पड़ता है। ठीक है ना। व्यवसाय के परिणामों को जान सके, लेखांकन के क्षेत्र में विभिन्न लेखांकन की प्रणालियां प्रचलित हैं। इन विभिन्न प्रणालियों में द्वारा लेखा प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है। बहुत सी प्रणालियों के द्वारा लेखा अकाउंट में किए जाते हैं, परंतु इन सब में जो बेस्ट प्रणाली है वो है द्वारा लेखा प्रणाली। ठीक है ना। देखिए द्वारा लेखा प्रणाली का अर्थ, द्वारा लेखा प्रणाली के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रत्येक व्यवहार के लेखे दो पहलुओं में होते हैं। ठीक है ना। यानी दो खातों पर इसका इफेक्ट पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट, दो पक्ष होते हैं। ठीक है ना। या प्रत्येक व्यवहार दो खातों को प्रभावित करता है। प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला तो दूसरा देने वाला होता है। डेबिट अर्थात पाने वाला और क्रेडिट मतलब देने वाला, दो पक्ष होते हैं। द्वारा लेखा प्रणाली की परिभाषा है, थोड़ी सी पर उस पर नजर डालेंगे। जी.आर. बॉर्डविस्टेल के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक सौदे लेन देन का द्वारा लेखा प्रभाव होता है तथा वह दो खातों के विपरीत पक्षों को प्रभावित करता है। एक संपत्ति पक्ष होता है तो दूसरा क्रेडिट पक्ष होता है, यानी लायबिलिटीज होता है। ये दोनों ही विपरीत प्रभाव उस पर पड़ते हैं खातों पर। इस पर लिखा है द्वारा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, मैंने आपको दिया हुआ है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। विशेषताएं क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो देखिए, दो खातों को प्रभावित होना या प्रभाव पड़ना। इस प्रणाली के द्वारा वित्तीय व्यवहार के लेखा करने के कम दो खाते होते हैं, ये दोनों पर प्रभाव पड़ता है, डेबिट और क्रेडिट। विपरीत पक्षों में लेखा, इस प्रणाली के अंतर्गत जो दो पक्ष प्रभावित होते हैं वे आपस में विपरीत पक्ष के होते हैं। मैंने बताया था ना, दोनों कैसे होते हैं? विपरीत। जैसे विलोम शब्द होता है ना, ठीक उसी प्रकार ये विपरीत होते हैं। एक संपत्ति होता है तो दूसरा दायित्व होता है, ये दोनों पर प्रभाव पड़ता है, तो विपरीत प्रभाव पड़ना। तीसरा है दोनों पक्षों में समान राशि होना। अगर हमने किसी को डिस्काउंट भी दिया है तो उसका भी लेखा हमें एंट्री में करना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों पक्ष का जो बैलेंस आता है वो समान आता है, कम बढ़ नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो दोनों पक्षों का जो शेष है या समान राशि से ही डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है, तो यानी समान अंतर आता है, समान अमाउंट से लेखा किया जाता है। डेबिट पक्ष की राशि का योग और क्रेडिट पक्ष की राशि का योग दोनों बराबर आएंगे। ठीक है ना, इसलिए इनका समान राशि से दोनों पक्षों में। लेखांकन समीकरण की पुष्टि, जिस प्रकार पिछले वीडियो में हमने लेखांकन समीकरण के सवाल किए थे, उसमें हमने बहुत से एक्सचेंज किए थे। स्टॉक बढ़ा था तो कभी कैश कम हो गया था, कैश बढ़ गया था तो स्टॉक कम हो गया था, लेनदार बढ़ गए थे, देनदार बढ़ गए थे। बहुत सी ऐसी मदों पर हमने कन्वर्ट किए थे, परंतु लास्ट में जब हमने दोनों पक्षों का टोटल किया था तो लायबिलिटीज की साइड उतना ही आया था, उतना ही हमारा असेट्स की साइड भी उतना ही आया था, यानी दोनों पक्षों को समान शेष आया था। ठीक उसी प्रकार द्वारा लेखा प्रणाली में भी दोनों पक्षों का जो शेष आता है वो समान आता है। देखिए, वैज्ञानिक प्रणाली, वित्तीय व्यवहारों को इस प्रणाली के अंतर्गत लिपिबद्ध करने के लिए इस प्रणाली के अपने कुछ नियम व सिद्धांत हैं, इसलिए वैज्ञानिक प्रणाली से कहा जाता है। ठीक है ना। बिना उसके इसमें नहीं होता है। ठीक है। आगे है द्वारा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। प्रत्येक सौदे के दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यावहारिक सौदे प्रभाव लेखा कम से कम दो खातों पर पड़ता है, एक लाभ तो दूसरा खाते को और दूसरा त्यागने वाले को, यानी एक प्राप्त करने वाला होता है तो दूसरा उस वस्तु को त्यागने वाला होता है। अगला है खाते के दो पक्ष होना, डेबिट और क्रेडिट होना। अगला है दो खातों में लेखा,
दोनों खातों में लेखा किया जाता है समान राशि से। विपरीत पक्षों में लेखा दोनों खाते एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोहरा लेखा प्रणाली में। इसके बाद आता है दोहरा लेखा प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक सौदे से संबंधित दो पक्षकार होते हैं और उस सौदे का प्रभाव प्रत्येक पक्षकार की पुस्तकों में दो खातों पर पड़ता है, जिनमें से एक प्रभावित खाता लाभ तथा का पाने वाला और दूसरा प्रभावित खाता लाभ यानी देने वाला होता है। दोहरा लेखा प्रणाली का लाभ मैंने आपको बताया था, इसी पॉइंट में हम सारे क्लियर करेंगे। अब सिद्धांत पढ़े हमने, अब मैं आपको इसके लाभ बताता हूँ। पहला, व्यापारिक परिणामों का ज्ञान। इस प्रणाली के अंतर्गत खाता बही में व्यापार के सभी लेखों का विवरण रहता है, अतः उनकी सहायता से वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाकर व्यापार के परिणाम अथवा लाभ हानि का मालूम किया जा सकता है। इसमें मैंने अब इसके क्या लाभ है, तो इसमें लाभ है, इसमें लेखा करने से व्यापार में हम लाभ हानि खाता बना करके व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, और बैलेंस शीट बनाने से हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पूर्ण विवरण की प्राप्ति। देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार के दोनों पक्षों का लेखा होने के कारण प्रत्येक सौदे का पूर्ण विवरण आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि दो खातों में लेखा होता है, तो दो खातों में जब लेखा होता है तो हमें व्यापार की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला है वित्तीय स्थिति का ज्ञान। लाभ हानि खाता बनाने के बाद हमारे व्यापार की लाभ या हानि का पता पड़ जाता है, और इसमें लाभ हानि के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट यानी चिट्ठा बनाने से हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वैज्ञानिक पूर्ण प्रणाली, यह एक पूर्ण प्रणाली है, इसमें लेखा या जो खाते बनाते हैं वो पूर्ण होते हैं, अपूर्ण लेखे इसमें नहीं किए जाते हैं, उसको विधिवत पूर्ण किया जाता है। उसके बाद विधिवत उसको खाते को क्लोज करते हैं, इसके बाद हम आगे उसको ले जाते हैं, जिससे हमें एक वैज्ञानिक पूर्ण प्रणाली का ज्ञान होता है। तुलनात्मक अध्ययन संभव। देखिए, इस प्रणाली में प्रत्येक सौदे का पूर्ण विवरण रहता है। इन विभिन्न विवरणों से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि गत वर्ष में हमारे व्यापार को कितना लाभ हुआ था, इसके उपरांत इस वर्ष हमने कुछ व्यापार में चेंजेस किए, उसके बाद हमारे व्यापार में लाभ में कितनी वृद्धि हुई, तो हम गत वर्ष से चालू वर्ष की तुलना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, बहियां रखी रहती हैं। ठीक है ना। अब आता है गणितीय शुद्धता की जांच। देखिए, जब हम खाते बनाते हैं तो खाते दोहरा लेखा प्रणाली से हम खाते बनाते हैं तो खाते में बहुत से ज़्यादा खतौनी करते हैं। खतौनी के बाद संबंधित खातों में उन मदों को दर्शाया जाता है, उन खातों के शेषों से हम बनाते हैं तलपट, जिससे हमें गणितीय शुद्धता की जांच प्राप्त हो जाती है कि हमारा खाता कोई गलत तो नहीं है। अगर तलपट का दोनों पक्ष का योग सही मिल जाता है तो गणितीय शुद्धता की हमें जाँच हो जाती है कि हमारे खातों में कोई गणितीय अशुद्धता नहीं है। ठीक है ना। समायोजन में सुविधा। वर्ष के अंत में व्यापारिक लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा बनाते समय आवश्यक समायोजन किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अप्राप्त, पुनर्प्राप्त। देखो, समायोजन की सुविधा यानी हमारे बहुत से जो व्यय होते हैं व्यापार के चालू वर्ष में, जो जैसे कि अदत्त व्यय, पूर्वदत्त किराया और एडवांस, पूर्वदत्त यानी एडवांस किराया दे देना, इन सब का समायोजन आसानी से किया जा सकता है। आगे आता है जाल साझी से बचाव। जाल साझी यानी चोरी है या 420 से हम इसे आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि हर लेखा का रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध होता है। नियंत्रण में सहायक। दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा प्राप्त सूचनाओं से व्यापारी रोकड़ व स्टॉक आदि पर नियंत्रण रख सकता है। अगर उसके व्यापार में हानि होती नजर आ रही है तो वह उस पर अंकुश लगा सकता है कि हमें इस व्यापार को बंद करना है, क्योंकि अभी हमारा ये व्यापार लाभप्रद नहीं चल रहा है या हमारा इसमें पैसा वेस्टेज हो रहा है। तो स्टॉक, रोकड़, इन सब मदों पर हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है वैधानिक मान्यता। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली वैधानिक प्रणाली होने के साथ साथ विभिन्न देशों के विधान में इसे मान्यता प्राप्त है। अगर कहीं कोई फिर भी त्रुटि रह जाती है तो इसे लीगल माना जाता है, मतलब वैधानिक मान्यता प्राप्त प्रणाली मानी जाती है। आगे दिया हुआ है अन्य लाभ, श्रम व धन की बचत। इस प्रणाली के द्वारा खातों को रखने से धन और समय की बचत होती है, तो हम कम से कम समय में आसानी से खातों को बंद कर सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली की दोष हानियां। अधिक खर्चीली। देखिए, जितने इसके लाभ हैं तो कुछ इसमें दोष भी होंगे।
सभी छोटे छोटे व्यापारी बहियों को नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत खर्चीली होती हैं। प्रारंभिक पुस्तकों में त्रुटियां, सभी व्यक्ति इसको आसानी से नहीं कर सकते, जिनको इसका ज्ञान हो और अनुभव हो वही व्यक्ति इसका लेखा कर सकते हैं। तो त्रुटियों की सैद्धांतिक भूलें लेखा करने में, अगर कोई व्यक्ति को लेखा करने नहीं आता है तो इसमें किसी मद को दूसरी मद में या गलत जगह खता देने से या खतौनी करने से खातों में त्रुटियां हो जाया करती हैं। क्षतिपूर्वक भूलें, लेखा करते समय क्षतिपूर्वक भूलें हो जाया करती हैं और उनका पता लगाना कठिन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए माना कि आपने किसी पक्ष में ये डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है, कोई इधर आपने 1000 रुपये लिख दिए और कोई मद यहाँ बढ़ाकर कोई मद 1000 से लिखी ही नहीं है, तो बाद में जब आप बैलेंस करोगे दोनों साइड का बराबर आएगा, तो क्षतिपूर्वक अशुद्धियां हो जाती हैं। कहना चाहिए आपने यहाँ 11 लिख दिए, ये 100 रुपये बढ़ाकर, या कोई मद आपने 1000 लिख दी जो यहाँ लिखना थी 1100 की, तो उसको यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, तो आपके दोनों साइड का जो बैलेंस आएगा वो बराबर हो जाता है। तो ये क्षतिपूर्वक अशुद्धियां हो जाया करती है जिनका पता लगाना कठिन हो जाता है। आगे आता है पूर्ण त्रुटि रहित नहीं है, ये इस प्रणाली पूर्णतः त्रुटि रहित है, त्रुटियां इसमें अक्सर हो जाया करती हैं। दूसरा आता है नियमों की जटिलता, जो इसके नियम हैं वो थोड़े जटिल हैं, कठिन हैं, सभी इनको नहीं समझ पाते हैं। दोहराई प्रणाली के खातों का वर्गीकरण, खाते मेन पॉइंट आता है जो हम वर्गीकरण करते हैं खातों के प्रकार। हम 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाममात्र खाते। व्यक्तिगत खाते में अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाते के अंतर्गत आते हैं वस्तुगत खाता, नाममात्र खाते। इन सब के नियम अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं? व्यक्तिगत खाता उस खाते को कहते हैं जो किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। इसका नियम होता है जैसे राम को पैसे दिए तो इसमें नाम आया, व्यक्ति आया, तो जैसे जिस पाने वाले व्यक्ति को नाम करते हैं और देने वाले व्यक्ति को जमा करते हैं, या व्यक्तिगत खाते का नियम है। जब भी कोई जनरल रजिस्ट्री होगी और व्यक्तिगत खाते संबंधित होगी तो हम व्यक्तिगत खाते का नियम लगाएंगे। अब आता है वस्तुगत खाते का नियम। वस्तुगत खाते, कोई वस्तु जैसे मोबाइल खरीदा आपने, टीवी खरीदी आपने, फर्नीचर खरीदा आपने, तो कोई वस्तु खरीदी, तो जो वस्तु हमें प्राप्त हो उसे डेबिट और जो वस्तु हमसे जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये वस्तुगत खाते का नियम होता है। वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है, आप जो भी खरीदो तो इसमें वस्तुगत खाते का नियम हम उसमें लगाते हैं। उसके बाद आता है नाममात्र के खाते। 3 खाते नाममात्र खाते, आय और व्यय को डेबिट करते हैं और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं, जैसे कि वेतन है, विज्ञापन है, आदि जो हानियां हैं या मशीनों पर ह्रास वगैरह है, तो ये सब जो आय व्यय होते हैं उनको डेबिट करते हैं। तो ये नाममात्र खाते का जो नियम है उस नाममात्र खाते से संबंधित जो खाते आते हैं उस पर हम नाममात्र खाते के नियम को लागू करते हैं। तो ये तीनों खातों को हमको अच्छे से इस पार्ट में बताया गया है। इसमें व्यक्तिगत खाते का जो जैसे डेबिट करना, वस्तुगत खाते में क्रय विक्रय, स्टॉक, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, मोटर, फर्नीचर आदि वस्तुगत खाते में आते हैं। नाममात्र खाते में कौन कौन से खाते आते हैं? ब्याज, भत्ता, वेतन, किराया, मरम्मत, बीमा, विज्ञापन, कमीशन, व्यापारिक व्यय, गाड़ी भाड़ा, दान, डूबत ऋण आदि जो नाममात्र के खाते में आते हैं। बच्चों में नाममात्र खाते के अंदर कौन कौन आता है ये आपको बताया। वस्तुगत खाते में क्या क्या आता है? कोई वस्तु, स्टॉक, सेल, परचेज, कैश, बिल्डिंग, मोटर, फर्नीचर, लैंड, गुडविल, बैंक, ये वस्तुगत खाते के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत खाता क्या होता है? किसी व्यक्ति से नाम से होता है। ये सब मैंने आपको बेटा आज इस चैप्टर में समझाया। 2.4 में इतना ही था इन खातों के संबंध में जानकारी। इसको आप एक बार पढ़ लें। जो समझ में नहीं आया विद्यालय में आके संबंधित टीचर से संपर्क कर लें। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें। अब आपका अगला 2.5 में जनरल प्रिविलेज में पढ़ेंगे, वो मैं आपके सामने अगले वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।